आपके पास नहीं है यार, ग्रुप में शेयर कर देना। आप किस ग्रुप में हैं? बता, सबसे पहले अपने पास बुक रखना है। वो हमारे पास थी, वो अभी चेंज हो गया। तू सरोकार से आप कौन सा ग्रुप पे सेंड किया है? आ गया। क्या स्टेटमेंट 1 सही है? अकाउंटिंग का मतलब होता है चीजों को समराइज करना। हाँ जी, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 बनाएं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ एसओएफपी एंड एसओसीआई। मैंने कल आपको कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारा मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल होती है? क्या सिर्फ उसको जस्ट एम्प्लॉइज से फायदा हासिल कर सकते हैं? उससे पूरी दुनिया हासिल कर सकती है फायदा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। क्या स्टेटमेंट 2 सही है? गलत है स्टेटमेंट 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ओनली वन इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 1 निकालेंगे। एमसीक्यू नंबर 2, the term accounting and bookkeeping are classified as same, different, opposite, none of these. Different. ऑप्शन बी। सेकंड वाले में आएगा ऑप्शन बी। अकाउंटिंग मेरा आपसे कहा था बुककीपिंग और अकाउंटिंग दो डिफरेंट टर्म्स हैं। किधर है बुक आपका? नंबर 3 देखें। द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, क्या एम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, सी प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फोर्थ है कैलकुलेट प्रॉफिट। मोस्ट रेलेवेंट कौन सा वाला है? सी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। तो ऑप्शन सी। नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली? लीस्ट लाइकली का मतलब है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बहुत कम हो सकता है? लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये तो काम है बुककीपर और अकाउंटेंट का। एस्टिमेटिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस यानी एसओसीआई। एसओसीआई में आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, जो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं एसओसीआई, इसमें आप क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट। तो ये काम भी है अकाउंटेंट का, प्रॉफिट बनाना। एसओसीआई एसओएफपी कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है, ये काम भी अकाउंटेंट का है। सी देखें, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी बनाना भी किसका काम है? अकाउंटेंट का। डी सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज, ये काम बुककीपर अकाउंटेंट करता है, लेकिन बहुत लीस्ट लाइकली, बहुत कम करता है, मोस्टली ये जो काम नहीं होता। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बुककीपर या अकाउंटेंट बहुत कम करता है? लीस्ट लाइकली। ऑप्शन डी डेल्टा, टैक्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। नंबर 5 देखें। A business has incurred following costs for the year ended 31st December 2018. आपने देखी हुई? नंबर 1 देखें, एक्सटेंशन इन बिल्डिंग। आप पहले अक्सर लोग आजकल नहीं करते जी, महंगाई ज्यादा है, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बना लेंगे। तो पूरा एक क्वेश्चन बनाना, मुझे ये बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर आता भी है, लोगों को याद है? आता हो गई, याद है? क्या होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर to acquire non-current asset or to improve the efficiency of the non-current। ऐसा है पूरा क्वेश्चन बनाना। आप अपने घर के ऊपर पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन इन बिल्डिंग। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन बनाना क्या होता है? नॉन करंट एसेट होता है। आप पहले एक क्वेश्चन बनाते थे 1 करोड़ का बेच रहे थे, अब आपने ऊपर एक और क्वेश्चन बना के 2 करोड़ का बेचना शुरू कर दिया। तो 2 करोड़ का क्यों बेच रहे हैं उस घर को? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपने बना दिया। पूरा क्वेश्चन का मतलब होता है एक पूरा प्रॉपर नॉन करंट एसेट। तो एक्सटेंशन इन बिल्डिंग आपके पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे कहते हैं रिपेयर्स। रिपेयर किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कराई थी तो उसमें लिखवाया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ओवरहॉल टू मशीनरी दैट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब किसी मशीन में आप जो खर्चा करो जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए तो फिर वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हो गया और एक आपके पास हो गया जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ये क्वेश्चन आपको कितने का पड़ा है जो आपने बनाया? 1.5 मिलियन। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, इंप्रूवमेंट आई है, वो कितनी पड़ी है? 1.2 मिलियन। तो मुझे ये बताएं कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल कितने का हुआ है? 2. ये आंसर आ गया। उसका रिक्वायरमेंट देखिए क्या मांगा हुआ आपसे? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी दो चीजों को ऐड करो तो इस साल की टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गए। नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं, सेम ये डेट है, सिर्फ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 6 में वो आपसे क्या मांग रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या एक्सटेंशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ओवरहॉल टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रिपेयर्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एमसीक्यू नंबर 6 में क्या आएगा? 0.5 मिलियन। ये आंसर आ गया, रिपेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अपने पास नोट कर लें कि पोर्शन या एक्सटेंशन इन बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर and expenditure to improve production capacity is capital expenditure and repairs and maintenance is revenue expenditure. Number 7 का try करें, अपनी कोशिश करें। नंबर 7 MCQ नंबर 7। Business has incurred following information for the year ended 31st December 2018. Cost of building opening, जब आप साल के पहले दिन खड़े थे तो उस टाइम बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी आपके पास? 15.5 मिलियन। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जब आप साल के पहले दिन खड़े थे तो ओपनिंग मींस ब्रॉड डाउन मशीनरी कितनी थी? 10.2 मिलियन की। एक्सटेंशन इन बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग पर एक और पोर्शन बना दिया, उस पे इस साल कितना फीसद खर्चा आया? 1.5 मिलियन का। और रिपेयर्स आपने बिल्डिंग की शायद थोड़ी बहुत खराब हो गई होगी तो उस पे खर्चा आया 0.5। मशीनरी पर आपने खर्चा किया जिससे मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है 1.2। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव कॉस्ट? अगर कोई आपसे पूछे कि सर जो आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, जो आपका घर है, वो कितने का है, तो आप क्या बताएंगे? कितने का लिया? तो लिया पहले कितने का लिया था आपने? 15.5 मिलियन का प्लस इसमें और आपने क्या कर दिया? एक्सटेंशन एक पोर्शन ऐड कर दिया, उसमें कितना खर्चा आया? 1.5। रिपेयर्स के इसमें ऐड होगा? नहीं, रिपेयर कभी भी बिल्डिंग में ऐड नहीं होता, बल्कि ये कहाँ पे जाता है? एक बात बताएं, बिल्डिंग बाय नेचर क्या है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है? SOFT। ऐसा है, बिल्डिंग बाय नेचर नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट हमेशा SOFT में जाते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा जाएगा SOCI में एज एन एक्सपेंस। ये हमेशा याद रखें। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा कहाँ में जाएगा? SOFT। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाएगा? SOCI में एज एन एक्सपेंस। अगर आप रेवेन्यू को SOFT में ले जाओगे तो
एक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस की जगह पोस्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसओसीआई। जरा बताएं अब आपके पास जो बिल्डिंग पड़ी हुई है वो कितने रुपीस की है? टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ये आंसर। सर आपने हाथ पे हाथ रख के आप सब नहीं बैठना है, जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ इस टाइम तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जब 48 पे फेल करेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज इनको लिखने में व्हाइट बोर्ड भरने के लिए आपको नहीं करवा रही, वरना मैं आपको ज़बानी करा के बता सकती हूँ। जब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखवा रही हूँ तो आप लोग भी प्लीज लिख लें। लिख रहे हैं आप? किधर लिख रहे हैं? देखिए आप यहाँ यूनिवर्सिटी का लेक्चर तो लेने आए नहीं है सारे, जो आप यहाँ बैठेंगे मैं यहाँ पर आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि ये हुआ था हमारे साथ, वो हुआ था ये, और आप चले जाएंगे चलो जी क्लास खत्म होगी और सेमेस्टर खत्म हो गया। तो प्लीज आप यहाँ पर ये लिख दीजिए। ये लिखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है? एसओपी में, एसओसीआई में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लिखिए कहां पे जाता है? एसओसीआई में एज एन एक्सपेंस। आप हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होंगे। हाँ वही ना कॉन्सेप्ट ही है ना, हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म। नहीं लंबे आपने ऐसे कुछ नहीं करने, वो तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं, वो आप एग्जाम में लिखेंगे। एग्जाम में सिर्फ 20 नंबर का लॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, उसके अलावा आपके सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे 80 मार्क्स से 40 एमसीक्यू। बाकी आपको 20 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। जो पीछे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स है वो हमें नहीं करनी, आप जस्ट एमसीक्यूज करनी है। तो वो मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट आपको भी नहीं कराऊंगी, एंड कराऊंगी जब मैं आपको गूगल से वाला चैप्टर पढ़ा दूंगी उसके बाद। MCQ नंबर 8 करें। MCQ नंबर 8, a business has incurred following information for the year ended 31st December 2018। जरा MCQ नंबर 8 की रिक्वायरमेंट देखो आपसे क्या मांग रहा है MCQ नंबर 8 में। What is the cost of machinery after incorporating the above cost? सेम यही डेटा है जो अभी MCQ नंबर 7 में दिया था, लेकिन यहाँ पर आपने क्या मालूम करना था? टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। MCQ नंबर 8 में आपने मालूम करना है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। जरा बताएं सबसे पहले जब आप साल के पहले दिन खड़े थे तो आपके पास मशीन की कितनी फीस थी? 10.2 प्लस रिपेयर बिल्डिंग पर हुई है। क्या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, जो आपने खर्चा किया मशीनरी पर, वो ऐड होगा मशीनरी में? हाँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी में जितना भी खर्चा होता है जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीनरी की इंप्रूव होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट में ऐड होगा। तो आपने इसमें ऐड करना है एक्सपेंडिचर टू इंप्रूव प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो
ऐड हो जाएगा, यानी मशीनरी में ऐड हो जाएगा 1.2। तो कितना आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी? ये एक तरह का रिपेयर है, ये रिपेयर नहीं, क्या नहीं है? रिपेयर रिपेयर नहीं, रिपेयर का मतलब होता है चीज को बेहतर बनाना। नहीं, किसने बोला है? आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से हट जाएं। आप जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो रिपेयर का मतलब होता है जैसे पहले चल रही थी वैसे अब भी चलेगी, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। और ओवरहॉलिंग दैट इंप्रूव प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव करना अलग होता है। तो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे बेहतरी नहीं आती, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही काम करता है इन अकाउंटिंग टर्म्स। अब आप वो प्रैक्टिकल लाइफ छोड़ जॉब अब तक की गाड़ी हमने रिपेयर कराई तो बेहतर होगी, वो नहीं। अब रिपेयर आपके पास हमेशा अकाउंटिंग में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अब भी काम करेगा। और ऐसा खर्चा जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी को खुद बता देगा इंप्रूव हुई है, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे यहाँ पर उसने बता दिया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हुई है, इंप्रूव, तो इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी